सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आइंदा अदालती हफ्ता इंतहाई अहम होगा। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। साथ साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्तों पर भी आइंदा हफ्ते समाअत होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की अदालती कार्रवाई वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं नाज़रीन कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो अहम तरीन केसेस ज़ेर समाअत हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के तयन उनके फैसलों पर इन्हिसार कर रहा है। एक आम केस सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से है। फैसले के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत 13 दिसंबर को होगी और फौजी अदालतों से मुतालिक इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच भी करेगा। इंटरकोर्ट अपीलों के हवाले से जो है वो मामलात ज़ेर बहस है। हाफिज़ हसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया कि अब नाअहली जो ताहयात थी, जो पहले भी समझ नहीं आ रही थी, माहिर कानून जितने भी हैं खुद अदालत ने उसको ख़त्म कर दिया। तो अब 62(1)F के तहत होने वाली नाअहली ही 5 साल होगी या किसी भी तरह से नाअहली ताहयात नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपको सुबह बखैर और आपके जितने भी इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं उसे सुबह बखैर। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल जो है हमारे लिए बड़ा बाबरकत हो और इसके अंदर जिस हम पोलिटिकल प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं 2024 के बाद इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट आए, स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन आए और दुनिया के अंदर जिस तरह दूसरे ममालिक हैं अपने मुल्क के अंदर जो है परफॉर्म करते हैं, प्रॉस्पर करते हैं और उनके इंडेक्स बेहतर होते हैं, चाहे गवर्नेंस का है, जस्टिस का है, इकॉनमी का है, उसके बाद पॉवर्टी के ख़िलाफ़ लड़ना जो है, एजुकेशन है, बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे मुल्क के अंदर जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए वो इन चीज़ों को आगे लेके चले और जो एक दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान के मुतल्लिक लो इंडेक्स के मुतल्लिक बिकॉज ऑफ पुअर गवर्नेंस जो है उसको इन सारी लोगों जो भी आए इनको हेड ऑन करें और स्ट्राइक डाउन करें। अब दूसरी जो चीज़ है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल एक लैंडमार्क जजमेंट दी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है या कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है उसके मुताबिक एक फ़ैसला दिया है। जो 7 रुकनी बेंच बैठा था जिसके अंदर 6-1 से ये फ़ैसला आया है। अब 62 के अंदर कभी भी क्वालिफ़िकेशन का पीरियड मुकर्रर रही है। 1973 से लेकर 1985 तक ये इसी शेप के अंदर रहा। 1985 के अंदर सर्टेन अमेंडमेंट्स जो थी EFG वो इसके अंदर डाल दी गई, यानी कि 5 क्लॉजेज जो थी इसके अंदर नहीं डाली गई। और 2010 के अंदर भी इसको जब अमेंड कर दिया गया, F के अंदर कोर्ट डिक्लेरेशन का लफ्ज़ डाला गया, तो उस वक़्त भी इसके अंदर कोई लाइफ टाइम या डिक्लेरेशन पीरियड किसी किस्म का नहीं था। अब 2002 के अंदर एक अमेंडमेंट्स आई थी, आपको याद होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976 के अंदर, जिसके अंदर जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा था कि अगर आप पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको BA की शर्त जो है उन्होंने लगाई कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए MNA, MPA और सेनेट के लिए। और उसके बाद इस मुल्क के अंदर एक सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने बोगस डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके डिक्लेरेशंस दिए, अनऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी सी। और ये पहली जजमेंट 62(1)F के ऊपर जो थी वो आई 2008 के अंदर। रिजवान गिल का एक केस आया जिसके अंदर जिन्होंने भी डिक्लेरेशन गलत किया था ना सिर्फ उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया बल्कि उसके बाद ये है कि उन्हें कहा गया कि इनके खिलाफ सेशन कोर्ट्स के अंदर प्रोसीडिंग चलाई जाए। उसके बाद ये गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 62(1)F का आता गया। कभी सुप्रीम कोर्ट 2013 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन को परमानेंट किया। 2015 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा एक केस गया इसहाक खाकवानी का, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इसको लार्जर बेंच के अंदर देखना चाहिए, इसको जो हमारा 3 मेंबर्स बेंच है इसमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का केस आया, 62(1)F के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया और उस वक्त भी लाइफ टाइम का कोई प्रिस्क्राइब न पीरियड था न कोर्ट ने जज किया। 2018 के अंदर समीउल्लाह बलोच की जब जजमेंट आई तो वहाँ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 62(1)F की एक डिक्लेरेशन की, एक इंटरप्रटेशन की कि जितनी देर तक कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक वो शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। और मीनिंग देयर बाय कि अगर उसका डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से
हो चुका है तो वो परमानेंट डिस्क्वालीफाई आएगा। और ये दो केसेस की वजह से प्रोमिनेंस मिला, जो आर्टिकल 184(3) के अंदर गए, एक जहांगीर तरीन साहब का केस था और एक मियां नवाज शरीफ साहब का केस था। उसके बाद 2019 के अंदर ख्वाजा आसिफ का एक केस आया 62(1)(f) के अंदर और इस प्रिंसिपल से डेविएट किया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने 62(1)(f) के अंदर ख्वाजा आसिफ को डिस्क्वालीफाई किया था। फिर 2019 के अंदर यार मोहम्मद रिंद का केस आया जिसको नीचे डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक और व्यू लिया। 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो 2013 के अंदर अल्लाह भाइयों का एक केस था जो व्यू लिया था डिस्क्वालिफिकेशन का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर उससे डिफरेंट व्यू लिया। और 2023 के अंदर फैसल वाडा के केस के अंदर भी जब डिक्लेरेशन का 62(1)(f) का केस आया और नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया, हाई कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया, तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला आया तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वन टाइम यानी कि जिस टर्म के लिए आप इलेक्ट हुए उसी टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। और उसके अंदर कहा गया कि अगर आपको पछतावा है या आप रिमूव है या रिपेंटेंस है तो वो एक माफ़ी का दरवाज़ा आपके लिए खुला है, तो आप उसको अडॉप्ट करें और इस वन टाइम से निकल जाए। तो ये सारी जो चीज़ें थी एनॉमलीज थी। और फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सेक्शन 232 के अंदर एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जहां लॉ के अंदर कोई मियाद का जिक्र नहीं है वहां 5 साल का जिक्र है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो 62 के अंदर कोई मियाद नहीं है, 63 के अंदर 2 जगह मियाद का जिक्र है। एक है 63G जिसके अंदर 5 साल है कि अगर आप कोई भी शख्स कॉन्विक्ट हो तो 5 साल के बाद डिस्क्वालीफाई रहेगा उस पीरियड को मुकम्मल करने के बाद। इसी तरह 63H है। और तीसरा 63(1)(p) है कि अगर किसी और लॉ के अंदर वो पीरियड भी डिस्क्वालिफिकेशन का है तो उसके बाद वो 5 साल का पीरियड आएगा और वो आपका है जिस तरह नैब लॉ के अंदर सेक्शन 15 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है, अगर आपको कॉन्विक्ट कर दिया जाता है तो आप 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई रहेंगे। और आपको याद होगा कि मियाँ साहब का जब अल-अजीज़िया का केस चला था तो उसके अंदर 10 साल की उन्हें 7 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी। तो इस कार्य कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जब एनॉमलीज आई, ये 232 की अमेंडमेंट आई, तो ये कहा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट को सेक्शन 232 के जरिए ओवररूल किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट ही स्टे करेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा राइटली फैसला किया, क्योंकि 3 मेंबर्स से लेके 5 मेंबर्स बेंच जो था वो 62(1)(f) के ऊपर अपनी ओपिनियंस डाइवर्सिफाइज दे चुका था और उन एनॉमलीज को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक लार्जर बेंच बनाया और उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनाया कि जब आप 2024 के इलेक्शन में जाए तो इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए। सही, पूरा आसान तरह से समझा दिए कहां से सिलसिला। और अब हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर डिक्लेरेशन का मामला हो 62(1)(f) का हो तो 5 साल का मामला है। अगर 63H के अंदर अगर कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो फिर तो 10 साल भी हो सकती है या उससे भी ज़्यादा के मामला अभी एग्जिस्ट करते हैं कि किसी की भी नाअहली हो सकती है। बिल्कुल मुदस्सर भाई, इस तरह है कि 62(1)(f) का डिक्लेरेशन जो है वो आपको फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन जो है और वो भी डिक्लेरेशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ का। और मेरा ख्याल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अब जजमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कौन ऐसा है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन देगा, अब पार्लियामेंट जो है वो सेक्शन 232 को फर्दर अमेंड करेगी, एलेबोरेट करेगी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से। दूसरा जो 63 है उसके अंदर ये है कि अगर किसी को सजा होती है किसी केस के अंदर 2 साल से ज्यादा जो है और वो 5 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, 14 साल हो सकती है, तो वो जब पीरियड मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड जो है वो 5 साल का रहेगा, यानी कि 5 साल का जो पीरियड 63 के अंदर है वो ओवर एंड अबव है। अब दूसरी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आई है, चूँकि 2024 इलेक्शन जो है वो जा रहा था और मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस पे बात थी और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें की हैं। एक, उन्होंने ये कहा है कि जो हमने एक्सरसाइज की थी जुरिस्डिक्शन 62(1)(f) की, उसके अंदर चूंकि हमने एक्सीडिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन किया था, रीडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन किया था और हमारा काम नहीं है री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पार्लियामेंट की है और हम इस चीज़ को रिट्रीव करते हैं। और मुदस्सर भाई, बहुत कम ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जजमेंट को ओवर रूल करती है। जो एक कॉन्सेप्ट बना है कि जी शायद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ईजी इसको लिया है, जनरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी चीज़ें फैसला करती है वो लॉन्ग टर्म के अंदर करती है, उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ उसी सूरत के अंदर आए कि या बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एनॉमली आए या फैक्चुअली चीज़ें इनकरेक्ट हो जाएं कि जिसके अंदर आप राइट डिसीजन पे ऊपर ना पहुंच सकें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है जिसके अंदर पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है,
आपकी और लेजिस्लेचर्स है, उसको बड़ा अच्छा उन्होंने डिफाइन किया है कि हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना है, हमारा काम लेजिस्लेशन मेकिंग नहीं है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और व्यू इसके अंदर दिया है, वो ये है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी आर्टिकल 191 के नीचे पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की और सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल रूल्स के अंदर जो है गए और वहाँ के ऊपर जाके एक राइट ऑफ अपील किया गया, जिसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से कहा गया कि इसके जो है वो इंटरवेंशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस चीज़ को भी रद्द किया और कहा कि नहीं, आर्टिकल 191 के नीचे पार्लियामेंट कर सकती है। और अभी भी जो सेक्शन 232 के उन्होंने कहा है कि ये पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी, तो मेरा ये है कि एक एक्सेप्टेबिलिटी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन अब बुनियादी चीज़ अब पार्लियामेंटेरियंस की है कि वो अच्छी लेजिस्लेशन करें इस मुल्क के अंदर जो एक्चुअल इशूज़ हैं, जिसकी तरफ मैंने अपनी ओपनिंग इशारा किया, जिसमें गवर्नेंस है, लॉ है, आपकी रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। अच्छा, लेकिन आप सब इसमें एक और बड़े दो अहम केसेस जो हैं वो आगे, एक तो इंटर कोर्ट अपील है फौजी अदालतों में सिविलियन के केस के हवाले से, इसके मामलात के हवाले से भी बताइए कि इसका अब क्या बनेगा। दूसरा फिर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस है, जिस पर कल से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जनाब अगर वो ये रिवर्स कर दिया गया तो उस फैसले पे भी अब सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। तो मैं इंटर कोर्ट जो अपील है पहले हम उस पर बात कर लें। तो देखें, जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है वो ये है कि 67 के अंदर 2 अमेंडमेंट्स आई थी, सेक्शन 2D1 और सेक्शन 2D2 और सेक्शन 59(4) के अंदर आया था कि कोई ऐसा शख्स जो है अगर वो रेगुलर आर्मी का एम्प्लॉई नहीं है और अगर वायलेशंस करता है मिलिट्री लॉज की, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, या आर्मी का रिटायर्ड एम्प्लॉई है, या आर्मी के अंदर सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, या पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, या पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ एस्पेनेज के अंदर इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो शख्स जो है उसको आप पाकिस्तान के मिलिट्री लॉज के अंदर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और ये 67 से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थी 23 अक्टूबर 2023 तक एक कंसिस्टेंट व्यू था कि ये लेजिस्लेशन जो है ये पार्लियामेंट की बिल्कुल कॉम्पिटेंसी में आता है, इसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशंस नहीं है, और अगर कोई शख्स के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको स्पेशल लॉज के अंदर लिया जा सकता है, और आर्टिकल 25 की इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अगर वो समझता है कि वो जजमेंट जो है मिलिट्री कोर्ट से या उसकी एपेलेट कोर्ट से नहीं ठीक हुई तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है। ये 1975 के अंदर जजमेंट्स चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको वैलिडेट किया, फिर उसके बाद 96 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, 2007 के अंदर आई, 2015 के अंदर फुल कोर्ट ने कहा, 2017 के अंदर कहा। अब जब मिलिट्री कोर्ट्स का 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुआ तो उसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफ़ा आर्टिकल 184(3) के अंदर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस थी और जिसके लार्जर बेंच के फैसले थे उसको डेविएट किया और एक ऐसी जजमेंट दी जिसके अंदर पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी कवर था वो इस वक्त मौजूद नहीं। और वो भी इंटरेस्टिंगली ये है कि 23 अक्टूबर की जजमेंट है लेकिन आज तक उस पर रीजनिंग नहीं आई, बावजूद इस चीज़ के कि वो जजमेंट का जो शॉर्ट ऑर्डर है वो सस्पेंड है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को उसकी जजमेंट देनी चाहिए। और अब ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये 5 साल के बाद 2018 के अंदर ओवर रूल किया है, मुझे उसके अंदर कभी इम्कान है कि जब ये इंट्रा कोर्ट अपील अब फिक्स की जाएगी जिसके अंदर तीसरा वीक का जिक्र था लास्ट ऑर्डर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 23 अक्टूबर की मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट है उसे ओवरटर्न करेगी और एक कंसिस्टेंट जो प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट की चल रही है वो उसको फॉलो करेगी। अच्छा आप साहब वक्त बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़े तफसील के साथ आज कानूनी मामलात के हवाले से बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।